आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 28 में हम लोग कूलम्ब नियम का महत्व पढ़ेंगे या कूलम्ब बल का महत्व, जिसमें से 4 महत्व जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 5वां महत्व लिखिए, कूलम्ब के नियम सदिश युग्म कूलम्ब के नियम सदिश युग्म एवं सदिशों के अध्यारोपण के नियम का पालन करता है। कूलम्ब के नियम सदिश युग्म एवं सदिशों के अध्यारोपण के नियम का पालन करता है। सदिश युग्म कहने का मतलब है कि यदि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर बल लगाता है। तो इस तरह से बल का एक जोड़ा काम करता है, इसलिए इसको सदिश युग्म करते हैं। यदि इसके पास में कोई अन्य आवेश हो तो ये दोनों आवेश भी उस पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो इस पर परिणामी बल जो होता है दोनों आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के योगफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि कूलम्ब के नियम सदिश युग्म एवं सदिशों के अध्यारोपण के नियम का पालन करता है। इसके बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर 6 इसका कूलम्ब के नियम का महत्व का। कूलम्ब का नियम बहुत बड़ी दूरी हो, कूलम्ब का नियम बहुत बड़ी दूरी हो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर इन्फिनिटी यानी कि अनंत। कूलम्ब का नियम बहुत बड़ी दूरी हो, ब्रैकेट में आर इन्फिनिटी ब्रैकेट बंद से लेकर बहुत छोटी दूरी 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए लागू होता है। इसको समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ यदि आवेश Q है और इस आवेश Q से अनंत दूरी पर कोई आवेश Q2 है तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब बल काम करेगा। लेकिन यह बल जो है नाभिक के अंदर काम नहीं करता है, क्योंकि नाभिक का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो कूलम्ब बल जो है 10⁻⁻15 मीटर तक काम करता है, लेकिन 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर काम नहीं करता है। यानी कि हम आपसे ये पूछे कि 10⁻16 मीटर किसी दो आवेश के बीच की दूरी है तो वहाँ कूलम्ब बल काम करेगा कि नहीं? तो इसका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि कूलम्ब बल जो है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर काम नहीं करता है। ये अनंत से लेकर के 10⁻⁻15 मीटर की दूरी तक काम करता है। 10⁻⁻16 मीटर तक पूछा जाए या 10⁻⁻20 मीटर तक पूछा जाए तो यह बल काम नहीं करता है। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, कूलम्ब बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति में अप्रभावी होता है। कूलम्ब बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति में अप्रभावी होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ यदि आवेश Q1 है और एक दूसरा आवेश Q2 है और इन दोनों के बीच में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहाँ यदि हम आवेश किसी Q3 को लग जाए रख देते, इन दोनों के बीच में ही बल लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है 10 न्यूटन, इस बल पर इस आवेश की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि दो आवेश है, दोनों के बीच में 10 न्यूटन बल लग रहा है, हम एक तीसरा आवेश ला दिए तो इन दोनों के बीच में भी बल लगेगा, लेकिन इस आवेश की उपस्थिति का इन दोनों के बीच में लगने वाला बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी को पॉइंट नंबर 7 में लिख लीजिएगा कि कूलम्ब बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति में अप्रभावी होता है। पॉइंट 8 लिखिए, कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। पॉइंट 9 लिखिए, कूलम्ब बल केंद्रीय बल है। कूलम्ब बल केंद्रीय बल है क्योंकि यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कूलम्ब बल केंद्रीय बल है क्योंकि यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है।
इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक आवेश है Q1 और यहाँ कोई इधर आवेश है Q2। दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा है। हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब बल जो होता है ये रेखा के अनुदिश ही काम करता है। इसी कारण से हम लोग कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि कूलम्ब बल कैसा बल है। ऑप्शन में रहता है नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, केंद्रीय बल। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी है। लेकिन यदि चार में से एक चुनना हो तो जो पहले आएगा ऑप्शन में उसी को हम लोग चुन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए में रहे केंद्रीय बल और बी में रहे कूलम्ब बल या विद्युत बल रहे, तो हम लोग चुन सकते हैं उसको केंद्रीय बल को पहले, क्योंकि पहले केंद्रीय बल है ना। अब लिखिए पॉइंट नंबर 10, कूलम्ब बल एक संरक्षी बल है। कूलम्ब बल एक संरक्षी बल है। देखिए संरक्षी बल इसलिए है क्योंकि हमने अभी बताया कि यदि 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच में 10 न्यूटन का बल लग रहा है और हम लोग एक तीसरे आवेश को यहाँ पर रख देते हैं, तो इसके कारण इन दोनों के बीच का जो बल है अप्रभावी होता है, यानी कि बल हमेशा संरक्षित रहता है। ऐसे संरक्षी बल का परिभाषा होता है कि वैसा बल जो केवल वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। बीच में हम लोग किस पथ से होकर कार्य किए हैं इसे कोई मायने नहीं रखता है, केवल वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे बल को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। तो कूलम्ब बल जो है आपका संरक्षी बल है, क्योंकि यह अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण क्या रहता है, अप्रभावी रहता है। अब लिखिए पॉइंट नंबर 11, कूलम्ब बल न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप है। कूलम्ब बल न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप है। इसको समझ लीजिए, जैसे एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यदि आवेश Q1 बल लगाता है इस पर, तो आवेश Q2 भी उतना ही बल लगाता है इस पर। जैसे कि हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम में जानते हैं कि यदि हम लोग किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो वो बल उतना ही परिमाण में लगता है, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। उसी तरह से दो आवेश एक दूसरे बल लगाते हैं, तो आवेश Q1 Q2 पर जितना बल लगाता है, आवेश Q2 भी Q1 पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन दोनों बल की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगता है, यानी कि हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के विपरीत दिशा में उतना ही बल काम करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कूलम्ब का जो नियम है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप है, या न्यूटन के तृतीय गति नियम के जैसा ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब नियम की सीमाएं या दोष। तो टॉपिक लिखिएगा कूलम्ब नियम की सीमाएं या दोष। लिखिए फर्स्ट नंबर, कूलम्ब का नियम गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है। कूलम्ब का नियम गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है, अर्थात गतिशील आवेशों के बीच कूलम्ब बल नहीं लगता है। अर्थात गतिशील आवेशों के बीच कूलम्ब बल नहीं लगता है। यहाँ पर हम देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत का परिभाषा था कि विद्युत की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश और उसके आसपास में उत्पन्न प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। और उसी में हम लोग का एक टॉपिक मिला कूलम्ब बल। और कूलम्ब बल दो आवेशों के बीच में काम करता है, वो भी कब, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी नियत होती है तब। तो ये नियत कब हो सकता है, जब दूरी इसके बीच स्थिर है तब, यानी कि आवेश स्थिर है तब। तो कूलम्ब, जब ये आवेश कोई गतिशील हो जाएगा, अपना हर समय स्थिति चेंज करेगा, तो वहाँ पर कूलम्ब का नियम फेल हो जाएगा। तो सीमा नंबर 1 लिख लिया कि कूलम्ब का नियम गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है।
दूसरा इसका सीमा है कि कूलम्ब बल का जो मान होता है नाभिक में काम नहीं करता है। नाभिक में मतलब कि 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर कूलम्ब बल काम नहीं करता है। तो दूसरा लिखिएगा, कूलम्ब का नियम या कूलम्ब बल 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। कूलम्ब बल 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति में कुल कितने बल होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में कुल 4 बल होते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा होता है नाभिकीय बल, और चौथा होता है कमजोर बल। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में किसी 2 पिंडों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पर किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और तीसरा बल आपका हो गया नाभिकीय बल, जो परमाणु के नाभिक में काम करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। और चौथा बल आपका होता है कमजोर बल। जैसे नाभिक से जब न्यूट्रॉन टूटता है और न्यूट्रॉन के टूटने से बीटा किरण और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है, तो उस समय दोनों के बीच में एक बहुत ही कमजोर बल काम करता है। इस बल को हम लोग कमजोर बल के नाम जानते हैं। तो टॉपिक लिखिएगा कि प्रकृति में 4 मौलिक बल हैं। प्रकृति में 4 मौलिक बल हैं। पहला नंबर लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसको हम लोग Fg से सूचित करते हैं। बी नंबर विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सी नंबर नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स। और डी नंबर कमजोर बल। वीक फोर्स। देखिए प्रकृति में 4 मौलिक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और कमजोर बल। इन चारों बलों में सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल, उससे थोड़ा कमजोर होता है विद्युत चुंबकीय बल, और उससे भी कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे कमजोर आपका होता है कमजोर बल। चलिए तो इसमें हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए।